हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है अकाउंटिंग रेशो का। इस चैप्टर को आप रेशो एनालिसिस के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो है करंट रेशो, जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी कह सकते हैं। आज हम इस रेशो के बारे में जानेंगे, फिर इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। तो आइए हम करंट रेशो के बारे में बात करते हैं। करंट रेशो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हमको ये आइडेंटिफाई करना है, पता करना है, तो हमको करंट रेशो की हेल्प लेनी होती है। तो करंट रेशो का क्या फॉर्मूला है, हम ये भी देख लेते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स और नीचे हमको लिखना होता है करंट लायबिलिटीज। इसका जो आइडियल या स्टैंडर्ड रेशो हम कह सकते हैं वो है 2:1। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमारा करंट रेशो बाय डिफॉल्ट 2:1 होना चाहिए। अब 2:1 होना चाहिए, यहां तक तो बात ठीक है। अब बात आती है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का मीनिंग क्या है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने 11th क्लास में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो 1 साल या 1 साल से पहले ही कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं या कैश के इक्विवेलेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे पास हाथ में कोई चेक है या हमारे पास कोई बैंक का ड्राफ्ट हमारे पास रखा हुआ है, तो ये सारा ऑलरेडी या तो कैश में होता है या कैश के इक्विवेलेंट होता है, कैश के बराबर होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये सारे किसके अंडर में आते हैं? करंट एसेट्स के अंडर में आते हैं। मतलब करंट एसेट्स which are likely to be converted into a cash or cash equivalent within 12 months from the date of balance sheet or within the period of the operating cycle। अब बात आती है करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं। करंट लायबिलिटीज मतलब जिनकी पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से माल उधार लिया, वो पर्सन मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। अब मुझे क्रेडिटर की पेमेंट 12 महीने से पहले ही करनी है या 12 महीने तक मुझे उसकी पेमेंट कर देनी है। तो मतलब करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनकी पेमेंट मुझे 12 महीने के अंदर करनी होती है। मतलब पेएबल विद इन 12 मंथ्स, ये वो लायबिलिटी है जो पेएबल है 12 महीने के अंदर ही। अब ये बात आती है कि करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है और करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है। हालांकि ये कंटेंट का टॉपिक हमने 11th क्लास में स्टडी किया है कि करंट एसेट्स में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, पर फिर भी कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक को एक बार फिर से स्टडी करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमारा इस क्लास में आगे और बहुत अच्छे से काम आने वाला है। तो करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट आती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट आती हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं। इन्वेंट्रीज भी आती हैं। इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक। इन्वेंट्रीज के अंदर हमको लूज टूल्स नहीं लेने, स्टोर्स नहीं लेने, स्पेयर्स नहीं लेने, ये 3 चीजें छोड़कर हमको बाकी को इन्वेंट्री मानना है। इसके अलावा बिल रिसीवेबल, डेटर्स को हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों आइटम्स को अगर हम टोटल कर दे तो बोलते हैं हम इन दोनों को ट्रेड रिसीवेबल। क्या? ट्रेड रिसीवेबल। फिर भी हमको पता होना चाहिए कि ये बिल रिसीवेबल है और ये डेटर्स है। इसी तरह से करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास कैश इन हैंड, हमारा बैंक बैलेंस, चेक या ड्राफ्ट्स इन हैंड आ सकता है। इसी तरह से हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स, मान लो मैंने किसी को लोन दिया हुआ है छोटे वक्त के लिए, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है या मैंने किसी को एडवांस पैसा दिया हुआ है, तो वो भी करंट एसेट के अंडर में ही आता है। करंट एसेट्स में इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली है पर मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई है, ये भी करंट एसेट्स के अंडर में ही आती हैं। इसी तरह से मैंने कोई टैक्स एडवांस में पे किया हुआ है तो ये भी करंट एसेट्स के अंडर में ही आएगा। तो करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है हमने ये देख लिया।
अब हम ये बात करते हैं कि करंट लायबिलिटीज के अंडर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से हिस्से हैं। करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला हमारा है करंट बैंक ओवरड्राफ्ट का टॉपिक। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी एक फैसिलिटी होती है जो हम बैंक से लेते हैं। बैंक हमको एक फैसिलिटी देता है करंट अकाउंट के ऊपर। करंट अकाउंट में कभी कभी हमारा मान लो पैसा है तो उससे फालतू जितना हम निकालते हैं दैट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। मान लो 1 लाख जमा है, हमने 1,20,000 निकाल लिए, 1,20,000 निकाल लिए, तो फालतू कितने निकाले? 20,000। दैट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। ये पैसा हमको बहुत जल्दी बैंक को वापस लौटाना होता है, दैट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट डेफिनेटली करंट लायबिलिटी का पार्ट है। इसके अलावा बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स अगर मैं दोनों को टोटल कर दूं, ये ट्रेड पेएबल के अंडर में आते हैं। ट्रेड पेएबल, जैसे यहां पर बिल रिसीवेबल और डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल का टॉपिक है, ये दोनों अगर मैं टोटल कर दूं तो ये ट्रेड पेएबल का टॉपिक है। इस तरह से हमारा इनकम इन एडवांस, मान लो मुझे कोई इनकम एडवांस में मिल गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल इन एडवांस। हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो कुछ लोग हमको एडवांस में कॉल्स का पैसा भेज देते हैं, तो वो भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी का टॉपिक है। तो कॉल्स इन एडवांस भी हमारा करंट लायबिलिटी का टॉपिक है। इसी तरह से हम कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दैट इज द फॉर एग्जांपल प्रोविजंस फॉर टैक्स, या एक हमारा टॉपिक और है छोटा सा, दैट इज द प्रपोज्ड डिविडेंड। हमने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया है, प्रपोजल में डाल दिया है, क्या प्रोविजन में डाल दिया डिविडेंड की हमने पे करना है, और ये डिविडेंड हम अभी थोड़े टाइम में पे करने वाले हैं, दैट इज द प्रपोज्ड डिविडेंड। तो ये सारे टॉपिक हमारे करंट लायबिलिटीज के हेड में आए। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारा करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स, और नीचे हमको क्या लिखना होता है, करंट लायबिलिटीज। इसका जो स्टैंडर्ड रेशो है वो है 2:1। अगर हमारा ये रेशो 2:1 आ रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, पर अगर ये रेशो 2:1 से कम है, इसका मतलब है कि हमारे पास लिक्विडिटी की कमी है, मतलब हम ऑन द स्पॉट खड़े पैर पर लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज की मतलब पेमेंट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर ये रेशो 2:1 से कम है, लेस है, तो मतलब लैक ऑफ लिक्विडिटी, या ये भी कह सकते हैं शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमारे पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है। अगर ये रेशो ज्यादा है तो ठीक है, पर कुछ बहुत ही ज्यादा है, मतलब अगर ये रेशो मच हायर है, बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे लिए ठीक सिचुएशन नहीं होती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिल रिसीवेबल में पैसा ज्यादा फंसा हुआ हो, इन्वेंट्रीज के अंदर पैसा ज्यादा फंसा हुआ हो, या हमारे पास कैश बेफजूले रखा हुआ हो और उस कैश को हमने अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं किया हो। तो इस रेशो का बहुत ज्यादा होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। मे बी पुअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट, हो सकता है कि मैनेजमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है और हमने इस पैसे को अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि करंट रेशो बाय डिफॉल्ट 2:1 या 2:1 से थोड़ा ज्यादा 3:1, 3.5:1 है, तो यहां तक तो ठीक है, पर अगर यही रेशो बहुत ज्यादा है तो हमारे लिए तब भी ये सिचुएशन ठीक नहीं होती है। हाँ ठीक है, डेटर्स को हम पेमेंट कर पाएंगे, कुछ और सॉरी क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पाएंगे, बिल्स पेबल की पेमेंट कर पाएंगे, पर हमारे लिए ये रेशो बहुत ज्यादा होना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि इन्वेंट्रीज में पैसा ज्यादा लगा हुआ है, कैश हमने अच्छे से मैनेज नहीं किया है, बिल रिसीवेबल में हमने पैसा फंसाया हुआ है, हमारी उधार बहुत गई हुई है। तो ये रेशो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, अगर कम है इसका मतलब तो यही है लैक ऑफ लिक्विडिटी या शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो मैं आपको एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं, करंट रेशो क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, ये बताता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का बीच में रिलेशनशिप क्या है, उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। रियलिटी में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की दुगनी होना चाहिए, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का दुगना होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करंट एसेट्स में से आसानी से कर पाए। स्टैंडर्ड रेशो 2:1, फिर मैंने आपको ये बताया कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, फिर मैंने आपको ये बताया करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। ये रेशो कम होना अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा हायर होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो
हमारे सामने क्वेश्चन की इक्वेशन दी हुई है, ये क्वेश्चन की इक्वेशन है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट रेशो फाइंड आउट करना है और लिखा हुआ है गिव योर कमेंट, हमको कमेंट भी देना है। अक्सर क्वेश्चन जो हमको एग्जाम में मिलने वाला है उसमें हमको रेशो तो फाइंड आउट करना ही होगा और अपनी बात भी बतानी होगी कि रेशो के बिहाफ पर हमको क्या समझ में आ रहा है। तो डेफिनेटली करंट रेशो का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, दैट इज द करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो हमको क्या करना है, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करना है। स्टैंडर्ड रेशो भी हमको पता है, क्या होता है 2:1। तो हम इस पूरी इक्वेशन में से ये देख लेते हैं कि करंट एसेट्स कौन सी हैं, करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले है हमारे पास कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की तो ये करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है, ये करंट एसेट्स नहीं है, तो हमको इसको टोटल में नहीं लेना। फिर आगे देखिए इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स में ही आती हैं, पर मैंने आपको क्या बताया था, लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स, ये मुझे इन्वेंट्रीज में नहीं लेना। तो यहां पर 1.5 लाख की टोटल इन्वेंट्रीज है, इसमें से 50,000 का हमारे पास लूज टूल्स है। तो आप क्या कीजिए, 1.5 लाख में से 50,000 का लूज टूल्स हटा दीजिए, बाकी इन्वेंट्री जो आपको टोटल करंट एसेट्स में लेनी है कितनी हो गई, 1 लाख रुपए की। आगे देखिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों करंट लायबिलिटी हैं, क्या, करंट लायबिलिटीज। आगे देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने काफी लंबे समय के लिए उधार लिया हुआ है, 1 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए, तो डेफिनेटली ये करंट लायबिलिटी नहीं हो सकती। आगे देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग, छोटे वक्त के लिए हमने उधार लिया हुआ है जिसकी पेमेंट हम 12 महीने या इससे पहले ही करने वाले हैं, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी का हिस्सा हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इन पूरी इक्वेशंस में से ये देख लेते हैं कि करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, उसको हम टोटल कर लेते हैं। तो करंट एसेट्स में देखा जाए तो हमारे पास ये करंट एसेट्स ये है, इसको मुझे नहीं लेना है, क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं आपको फिर से, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को मुझे नहीं लेना, तो बाकी को आप टोटल कर लेते हैं। करंट एसेट्स में पहले आ गया कैश, 1,60,000 के हमारे पास डेटर्स, बिल रिसीवेबल 90,000, करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, फिर इन्वेंट्रीज हमारी कितनी हो गई, 1 लाख। इन्वेंट्रीज हालांकि 1.5 लाख की थी, लूज टूल्स मैंने हटा दिए हैं, तो बाकी इन्वेंट्री 1 लाख की। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं, ये हो गया टोटल 2.5 लाख, 50,000 3 लाख, 4 लाख 5 लाख, तो करंट एसेट्स का टोटल आ गया है 5 लाख। अब हम देख लेते हैं करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो ये हो गए क्रेडिटर्स, ये हो गए बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारे पास है 50,000 रुपए की, तो हम तीनों को टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 1.5 लाख प्लस 50,000 2 लाख। तो करंट एसेट्स हमारे पास है टोटल 5 लाख, करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 2 लाख। तो अगर हम अभी इसको काटेंगे तो क्या आएगा, आप करके देखना, 2.5:1, मतलब हमारे पास इस कंपनी का रेशो कितना आएगा, 2.5:1, जो कि स्टैंडर्ड रेशो से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो शॉर्ट टर्म वाली है वो अच्छी है, कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को बहुत आसानी से पे कर सकती है। तो हमको कमेंट में यही लिखना है, इस रेशो को निकालना है, रेशो हमने निकाल लिया, इसके बाद क्या लिखना है, द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज वेरी गुड। कंपनी की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत अच्छी है और कंपनी आसानी से अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकती है। तो ये था हमारा करंट रेशो का टॉपिक। करंट रेशो के अंदर बस ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, कोई भी आइटम हमारे पास मिस हो, तो हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको। फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटी। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रेशो इज द 2:1। हमको क्वेश्चन में ये भी पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन करना कुछ मुश्किल नहीं है। और क्वेश्चन करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा गिव योर कमेंट, तो हमको कमेंट करना भी आना चाहिए। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला रेशो हम डिस्कस करेंगे।